हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल वायलेंस के आगे के टॉपिक। सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स of political violence which people use to show their resentment and dissatisfaction against the government। तो मतलब पीपल को उनका डिससेटिस्फैक्शन, उनका रिसेंटमेंट शो करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। It can assume the form of a violent demonstration or it can be epoch making revolution like the French Revolution of 1789। We see the emergence of political violence in the following terms। तो गाइस टोटल 5 तरीके हैं। पहला है वायलेंट प्रोटेस्ट बाय द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। पहले है कि वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। सेकेंड वन इज़ टेररिज्म। थर्ड वन इज़ मिलिट्री रिवॉल्ट एंड टेक ओवर्स एंड रिवॉल्ट एंड रिबेलियन एंड द लास्ट वन इज़ वार। So guys, one by one we will see all the 5 ways। So first, violent protest by the people against the government। So normally people take recourse to violence when all the constitution means available to them fail। So people कब violence method use करते हैं? जब कोई भी constitutional mean उनके काम नहीं आता तब। The violent protest of the people assume different form। The violent protest of unorganized mobs cause a large-scale damage because they attack the symbols of government authorities such as government offices, railways and buses। तो गाइस जैसे कि आप देखते हैं कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, जैसे कि बस होती है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, रेलवे होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, इसके ऊपर अटैक होता है, इसे जला दिया जाता है या फिर इसे तोड़ा फोड़ा जाता है। तो ये चीज़ें आती है वायलेंट प्रोटेस्ट बाय द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट में। देन सेकेंड वन इज़ टेररिज्म। टेररिज्म तो आप सबको पता ही होगा, जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो भी कम्युनिटी की जगह होती है, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉल्स हो गया, मार्केट्स हो गए, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे अटैक्स होते हैं, बॉम्ब डाले जाते हैं, गन फायर होता है, जैसे कि जो ताज होटल में हुआ था मुंबई के टेररिस्ट अटैक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आता है टेररिज्म में। मतलब कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में एंड देन प्लानिंग होती है, मतलब किसी और कंट्री के ख़िलाफ़ प्लानिंग होती है, फिर प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि डैम तोड़े जाते हैं और जो भी चीज़ें होती है गवर्नमेंट, ये जो प्लेन होते हैं उससे हाईजैक किया जाता है, मर्डर्स किए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, बस वगैरह को किडनैपिंग होती है, देन पॉलिटिकल असैसिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें आती है टेररिज्म में। Then military revolt and takeovers। In modern times, the military or the armed force of the country are playing an important role in the politics of the third world countries because they are the only well-organized force available in societies which have not undergone the process of state and nation building। तो एक मिलिट्री कैसे एक इम्पॉर्टेंट आर्म फोर्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्री की। Then involvement of military in political violence assumes two forms, the mutiny of soldier and the military takeover और coup d'etat। तो ये काफ़ी मतलब जो मिलिट्री का एक ट्रांसफॉर्म हो जाना पॉलिटिकल वायलेंस में, तो ये काफ़ी मतलब दो तरीके से होता है, जैसे म्यूटिनी ऑफ सोल्जर एंड सेकेंड इज मिलिट्री टेक ओवर और कॉप डिटैक। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसग्रिंटल्ड एलिमेंट इन द आर्म फोर्सेस रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो कैसे ये मिलिट्री भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शंस लेती है एंड इसमें भी पॉलिटिकल वायलेंस होता है। देन रिवॉल्ट एंड रिबेलियन। सो वी हैव सीन दैट टेररिस्ट वायलेंस और इवन मिलिट्री रिवॉल्ट डू नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मासेस। सो जो टेररिस्ट होते हैं या फिर जो मिलिट्री रिवॉल्ट होता है तो उन्हें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ एसेंशियल एन एक्शन कैरिड आउट बाय डिटरमाइंड ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको कैसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डिटरमाइन करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। बट रिवॉल्ट एंड रेबेलियन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिसअफेक्शन। लेकिन जो रिवॉल्ट और रिबेलियन कैसा होता है, क्योंकि जो पॉपुलर डिसअफेक्शन है उसकी वजह से होता है। रिवॉल्ट रिप्रेजेंट द एंगर ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड दे आर एम्ड एट चेंजिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और चेंज द गवर्नमेंट्स। तो ये रिवॉल्ट क्यों होता है, मतलब एक सोसाइटी का जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है तो उनके
उन्हें जो चेंजेस चाहिए पॉलिसी में गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट चेंज करना है उसलिए होता है. द रिवॉल्ट मे टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द डिमांड ऑफ द रिबेल मे बी वेरी स्पेसिफिक. If the revolt are accompanied by a high degree of organization and with the tacit approval of wide section of the population, one can say that they have assumed a serious form. It includes large-scale terrorism and civil war. The revolt may develop into a rebellion. Okay. So revolt अगर कुछ और ज़्यादा मतलब फॉर्म लेता है अपना तो उसको रिबेलियन बोलते हैं. रिबेलियन इज अ सेकेंड स्टेज ऑफ रिवॉल्ट इन द सेंस दैट इन दिस फेज the rebels are the ideological committee and they have developed a vision of future society. Due to the normally socialist and the nationalist ideology, they are supported by a large number of people. तो एक ऐसा पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि कोई सोशलिस्ट होगा, कोई नेशनलिस्ट होगा, कोई कम्युनिस्ट होगा, तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर भी वर्क करता है. दे आर सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल और उन्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं. If the rebel are able to concentrate in a geographical peripheral area or the area outside the efficient control of the state, and if foreign support is available to them, the rebellion assume the form of armed insurrection which cannot be easily put down. तो फिर अगर वो रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट से रिबेल होता है, रिबेल से इंसर्शन के ऊपर भी जा सकता है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट. Okay, the rebel normally use the tactics of guerrilla warfare because they lack the military strength to counter state forces. To circumvent the armed superiority of the state, the guerrillas try to win the support of the people through the ideological extortion or through the promises of redistributive policies. तो different policies के ऊपर वो लोगों का support लेते हैं, ना कि आर्म फोर्स के ऊपर. The revolutionary guerrilla warfare succeeded in countries like China, Vietnam and Cuba, but it failed in Greece, Philippines and Iran. तो चाइना, वियतनाम एंड क्यूबा में ये सक्सीड हुआ है, लेकिन ग्रीस, फिलीपाइंस एंड ईरान में ये फेल्ड हो गया. ओके, देन लास्ट वन इज़ वार. War is a culmination of political violence in the sense that war brings forth two contending forces face to face with each other and settle the issue on the basis of balance of armed force. तो वार किसके बीच होता है? दो कंट्रीज़ के बीच फेस टू फेस होता है एंड आर्म फोर्स के लिए इससे होता है, जैसे कि जो मिसाइल्स होती है, गन्स होती है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. वार विद द एक्सटर्नल एनिमी. So war with the external enemy of the country and the internal war which should take place between the state forces and the rebel. तो ये दो टाइप के वार होते हैं. The external war causes widespread damage and destruction because both the parties use massive armies, modern weapons of mass destruction and air force, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था. Internal war is fought between the forces of a central government and the sectionist forces. It could be a revolt by a certain section of the people or a rebellion by ब्रॉड मास ऑफ द पीपल, जैसे कि LTTE वगैरह जो भी है, एक ग्रुप होता है तो वो सब अटैक करते हैं अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये आता है इंटरनल वार, जैसे कि नक्सलाइट्स हो गए ये सारे. इन द 1860s द USA विटनेस अ सिविल वार बिटवीन द नॉर्थन एंड द साउथर्न स्टेट ऑन द इशू ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लैवरी. इंटरनल वार इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड इट मे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड misguise. We have example of violent internal wars in Lebanon, Yugoslavia, Nigeria and India. So guys, we have completed this video and not our chapter. So हमारा chapter complete होने का है. So and ये chapter काफ़ी lengthy है. So we will see in the next video and we will see more topics related to this chapter. So if you like my video then please subscribe my channel and also share with your friends and like my video and stay with me and see you in the next video. Bye bye, take care.